हाय एवरीवन। कल मैं क्लास नहीं दे पाई। आज जो है स्पर्श क्लास 10th का वर्ग 10वां का स्पर्श मैं बड़े भाई साहब पढ़ा रही थी। बड़े भाई साहब का जो लेखक है वो प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब का भाग 1 हो चुका है। अब कहानी क्या है, दूसरा भाग है। तो स्टार्ट करते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, यानी वार्षिक परीक्षा हुआ। भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब क्या हो गए? फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। जो दर्जा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसमें वो क्या आया? प्रेमचंद जी वो प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब क्लास में सिर्फ 2 साल का अंतर ही रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, यानी कि भाई साहब इतने हमको सुनाते थे पढ़ने के लिए, खुद फेल हो गया तो अब जो है उतने ही सुना दूं उन्हें। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। क्या कह रहे हैं कि मजे से मैं खेलता भी रहा और दर्जे में मैं अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। भाई साहब जो फेल हो गए थे वो बेचारे बड़े दुखी थे, उदास थे, इसीलिए प्रेमचंद को उनसे हमदर्दी हुई, उस पे दया आ गया और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी उस पे कटाक्ष करना ही इसको लगा कि यह क्या है, लाज के समान, यानी ये गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ कि मैं तो फर्स्ट कर गया। ये चीज से क्या हुआ, उसको अपने ऊपर गौरव हुआ, अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा और मन में लगा कि देखो मैं खेल करके भी पास कर गया, यानी अपना सम्मान भी उसके नजर में बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब रौब कैसे दिखाता भाई साहब? भाई साहब तो फेल कर गए थे, तो वो रौब अब भाई साहब का नहीं रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, यानी शामिल होने लगा खेलकूद में। दिल मजबूत था। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि क्लास में फर्स्ट दर्जा आया था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। अगर मन में सोच लिया अगर भाई साहब कुछ बोलेगा खेलने पर तो मैं बोलूंगा कि आप जो इतना पढ़े, खून जलाए, उससे कौन सा तीर मार लिए। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हैकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। यानी मुंह से ना बोल सकता था, लेकिन चलने का, रहने का, एक तो अभिमान, एक तो ये कि हाँ हम फर्स्ट किए हैं, ये जो चेहरा पे आ जाता है, इस साफ दिखता था प्रेमचंद के चेहरा से कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब मुझे वो डर नहीं लगता था, ये मेरे हाव भाव से, यानी प्रेमचंद के हाव भाव से पता चलता था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उसको एहसास हो गया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जो उसका बुद्धि था किसकी, तो उसके भाई साहब की, वो बड़ी ही तीव्र थी, तीखी थी, किसी चीज को तुरंत में जान लेना। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं जब इन्होंने खेल करके आया तो उसके भाई साहब फिर गुस्सा गए और उनके ऊपर गुस्सा झाड़ना शुरू कर दिए। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, दिमाग होने का मतलब घमंड हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है,
फिर बोलते हैं उसका भाई, बड़े भाई साहब, कि घमंड जो है वो बड़े बड़े को नहीं रहने नहीं दिया, टूट गया, तो तुम्हारा घमंड क्या रहेगा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। फिर बोल रहे हैं कि तुम जो इतिहास पढ़ा उसमें तो रावण का हाल तुमने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, उसका जो चरित्र था उससे तुम्हें क्या उपदेश मिला, क्या सीख मिला, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। कह रहे हैं कि सिर्फ परीक्षा पास कर लेना कोई बात नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। सिर्फ परीक्षा में तुम पास कर गया यही बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या है कि आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ, उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरे पृथ्वी लोक का वो स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसे ही राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। जो अंग्रेज है उसके राज का जो विस्तार है वह बहुत ही बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। इस अंग्रेज को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। जो संसार है, जो दुनिया है, इसमें बहुत सारे राज्य अंग्रेज का आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप यानी बड़े बड़े राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। जो रावण है उसके बड़े बड़े देवता गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। किसके? रावण के। कौन कह रहे हैं? तो बड़े भाई साहब। किससे कह रहे हैं? तो प्रेमचंद जी से। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ, इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि जिसे अभिमान हो गया अपने कार्य पर, वह क्या है? वह दिन से भी गया और दुनिया से भी गया, यानी उसकी बर्बादी तय है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। फिर बोल रहा है कि तुम तो शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। उसको यह अभिमान हो गया था कि जो ईश्वर की भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है, वो मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया और इसका परिणाम ये हो गया कि उस शैतान को स्वर्ग से नरक में डाल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाह रूम नाम के व्यक्ति भी अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। इस अहंकार का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम तो सिर्फ एक दर्जा पास किया है और तुम्हारा माथा अभी से घूम गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, यानी अब तो तुम आगे पढ़ ही लिया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। फिर सुनाता है कि तुम यह सुन लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। जो अंधा है अगर वो बटेर तीर को पकड़ ले तो वो संयोग से ही ना पकड़ सकती है। तो ऐसे ही तुम भी पास कर गया, तो ये संयोग से तुम पास कर गया। बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है।
कहते हैं कि कभी कभी गुल्ली डंडा में भी जो है चोट लगने के बाद वो आगे बढ़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता है। यानी कि वो तो अनचोक से लग गया, संयोग से हो गया। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी सफल खिलाड़ी वो है कि जो हर बार उसका निशाना जो है सटीक लगे, वह खाली नहीं जाना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, कह रहे हैं मैं जो फेल हो गया हूं इस पर तुम मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, कह रहे हैं मैं जिस क्लास में हूं 9वीं क्लास में, अगर तुम इसमें आ गया तो तुमको पसीना छूट जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सुना रहे हैं कि जब अलजबरा और ज्योमेट्री के हिसाब को पढ़ने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा क्या होगा, पसीना उतर जाएगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, जो बादशाह हुए उसका नाम रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सारे हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? यानी मेरा जो विषय है वह इतना भारी है, इतना टफ है, उसको याद करना क्या तुम आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय में अगर कोई और लिख दीजिएगा तो वो क्या होगा, नंबर खत्म हो जाएगा। ये समझा रहा है, कौन समझा रहा है? प्रेमचंद का बड़े भाई साहब। सफा चट सिफर भी ना मिलेगा, यानी एक हरफ तुमको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, तुम किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जन जो है वो जेम्स हुए हैं। दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, इसको याद करते करते जो दिमाग है वो घूमने लगता है। आंधी रोग हो जाता है, जो आंख है वो अंधा हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, यानी ये जो बादशाह लोग हैं उसके क्या नाम भी नहीं जुड़े थे। एक ही नाम के पीछे 2 सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ये इतनी चीज जो सुनाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि रटंत प्रणाली कैसी है, जो कि सिलेबस में नहीं भी रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। ये सिलेबस में हमारे जीवन के उपयोगी सामान नहीं है, चीजें नहीं है, इसीलिए इस पर व्यंग किया गया है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना, जो ज्योमेट्री है उसको तो खुदा ही माने। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अब कौन नंबर अ ब ज है तो उसके जगह पर ज ब अ लिखा गया, तो क्या हुआ, नंबर कट गए। निर्दयी मुमतिहनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, और ऐसी व्यर्थ की चीजों के लिए छात्रों को क्यों मारते हो, क्यों इतना परेशान करते हो? आखिर इसको सिलेबस में देने से तुमको क्या फायदा मिला? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? चाहे ए अ ब जो लिखे या जो ब अ लिखे, इन दोनों में क्या अंतर है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, इन्हें क्या परवाह है, किसी की फिक्र क्या है? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में और पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और उसकी यही इच्छा होती है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो अक्षर अक्षर को रट ले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और यही रटने की प्रणाली को क्या रखा गया है, शिक्षा रखा गया है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा, आखिर ये सारी जो बातें हैं यह हमारे जीवन में कहाँ काम आती है? इस रेखा पर वह लंबा घिरा
2 तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, ये लंबा रेखा से क्या मतलब है? दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। ये लंब, ये अर्धलंब, ये सारा क्या है, याद करना ही पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब लिखने के लिए क्या है, समय की पाबंदी, और वो कितने हो तो 4 पेज से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। हर काम को अगर समय पर किया जाए तो जीवन क्या होता है, उसमें संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है। अगर आप समय पर हर काम करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। अगर आप किसी कार्य को करने जाते हैं 1 बजे, वही वो काम आप सवेरे उठ करके निपट लेते हैं, तो क्या होगा कि आप अगर सवेरे काम कर लेते हैं तो दूसरा काम भी उसी रोज हो जाएगा, नहीं तो आज का काम कल पे, कल का काम परसों पर, ऐसे ही काम टलते जाएगा और उन्नति की कोई सवाल नहीं होगी। ये समय की पाबंदी है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब ये तो समय की पाबंदी है, इतना छोटी सी ये बात है, इस पर 4 पन्ना भाई कैसे लोग लिख सकता है? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो क्या है, हिमाकत है। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। यह क्या है, समय की बचाव नहीं है, यह उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। यानी अब ना कोई बात है तो कुछ से कुछ लीक करके उसको भर दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। अगर आदमी को कुछ कहना है तो वो चटपट कह दे और कह करके क्या करे, अपने रास्ता निकल ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप यानी फुल पन्ना आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। 4 पन्ना लिखने के लिए बोला गया है और उस पे क्या कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अगर विस्तार से लिखने बोला जाता तो कितना, तो 100-200 पन्ने लिखने बोलते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। आपको तेज भी दौड़ना है और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? ये बात तो उल्टी ही हुई ना कि आप समय की पाबंदी भी सिखा रहे हैं और उसको 4 पन्ने लिखने के लिए भी बोल रहे हैं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इस अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है, यानी इतनी समझने की उसे समझ भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं और उस पे क्या दावा है कि हम क्या है, टीचर हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। अगर इस दर्जे में तुम अव्वल आ गया तुम अपने क्लास में, तो तुम्हारा जमीन पर पांव नहीं टिकता है। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। इसीलिए तुम सोचो कि मैं कितनों ही क्यों नहीं फेल हो गया, लेकिन मैं तुमसे क्या हूं, बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। तुमसे बड़ा होने के कारण इस संसार का मुझे क्या है, ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए। कह रहा है अपने छोटे भाई से, मैं तुमको जो समझाता हूं इसको तुम दिमाग में बैठा लो, गांठ बांध लो, नहीं पछताइएगा। अगर नहीं समझिएगा तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती।
अब प्रेमचंद जी बोल रहे हैं कि ये जो भाई का उपदेश चल रहा था, ये तो स्कूल का समय निकट था, इसीलिए नहीं तो पता भी नहीं चलता कि यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अब किसी को अगर इतना उपदेशात्मक बातें सुनना पड़े तो उसको क्या भोजन में स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, जब प्रेमचंद पास कर गए, बेचारा सोचता है तब इतनी डांट पड़ रही है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। अगर जब फेल कर जाता तो क्या होता? शायद भाई साहब मेरे प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। भाई साहब ने जो अपने क्लास के पढ़ाई का वो चित्रांकन किए थे, यानी बताए थे, वो तो इसको डरा ही दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, यही आश्चर्य है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतने तिरस्कृत हुए, फिर भी क्या हुआ? अपमानित हुए, लेकिन पुस्तक में रुचि नहीं आई प्रेमचंद को। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, यानी अपने वर्ग में लोगों से अपमानित ना होना पड़े, टीचरों से। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। जो परीक्षा में पास होने पर प्रेमचंद को खुद पे विश्वास हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया। ये दूसरा भाग समाप्त हुआ बड़े भाई साहब का, और तीसरा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।